हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसबी टेक मैथ एंड आई एम सुनील बंसल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो CSI या नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, NBHM, TIFR, कुछ भी एग्जाम जो हायर मैथमेटिक्स में है उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से 100% क्वेश्चन फॉर्म होता है, राइट। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4। उसके लास्ट में हमने दो चीजें स्टडी की थी। नंबर 1 कोऑर्डिनेट एंड नंबर 2 आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन V एंड Kn। ठीक है, तो हम कुछ कॉन्सेप्ट वही से रिलेट करके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और जो लास्ट में हमने कोऑर्डिनेट और आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा था उसकी हेल्प हम यहाँ पर लेंगे। तो यदि मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या गिवन होता था, एक वेक्टर स्पेस होता था और उसके करस्पॉन्डिंग एक मुझे बेसिस गिवन होती थी, राइट। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस एंड S इक्वल टू U1 U2 डॉट डॉट UN बी आ रिलेटिव बेसिस। ठीक है, रिलेटिव बेसिस का मतलब V की बेसिस क्या गिवन है, S गिवन है। अब यदि S V की बेसिस है, ठीक है, तो V के अंदर कोई भी यदि मैं वेक्टर ले लूं, लेट स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, then this V can be written as linear combination of U1 U2 UN, right? So V equal to A1 U1 plus A2 U2 plus डॉट डॉट AN U, राइट। तो यहां पे मुझे क्या मिलता था, A1 A2 AN, ये n स्केलर्स मिल जाते थे। ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग, इस वाली बेसिस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, आपको जब भी कोई भी वेक्टर यदि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो आपको बेसिस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या चीजें मिली, A1 A2 AN। तो यही A1 A2 AN क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। A1 A2 dot dot AN are called coordinate of V relative to basis S। ठीक है, और यदि इन स्केलर्स को मैं एक ब्रैकेट में पुट कर देता हूं तो A1 A2 डॉट डॉट AN, ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट वेक्टर। यहाँ पे ये जो सिंबल है, वैसे तो वेक्टर को आप इस तरह से लिखते हैं, बट यहाँ हमें क्योंकि कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखना है, दैट मीन्स यदि आपने कैपिटल ब्रैकेट्स लगाए हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो स्केलर्स हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल नोटेशन हम आगे यूज करेंगे, राइट। अब इससे आगे क्या आता है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में हमने क्या बात करी थी, आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन V एंड Kn। यहां पे V क्या होता था, डायमेंशन ऑफ V क्या होती थी, n होती थी, राइट। तो यदि मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है n डायमेंशन का ओवर अ फील्ड K, ठीक है, और एक Kn है, ये क्या है, फील्ड ऑफ n टपल है, और एक बेसिस है S इक्वल टू U1 U2 डॉट डॉट UN, ये क्या है, बेसिस है किसकी, V की। तो मैं क्या करता था, इस V के ईच वेक्टर को मैं SK वेक्टर्स की हेल्प में एक्सप्रेस कर सकता हूं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, या आप कहें कि आप V एलिमेंट की इमेज इस तरह से यदि आप मैप कर दें VS, ये जो मैंने यहाँ पे वेक्टर लिखा है इसे आप इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेट वेक्टर हुआ, और कोऑर्डिनेट वेक्टर कहां पे लाई करेगा, Kn में लाई करेगा। तो यदि आप ये वाली मैपिंग डिफाइन करते हैं तो V और Kn एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं, और ये जो मैपिंग कहलाती है, ठीक है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट पे मैप करते हैं किसी भी वेक्टर को, वो मैपिंग कैसी होती है, आइसोमॉर्फिज्म होती है, राइट। तो इन दोनों चीजों का हम आगे किस तरह से यूज करने वाले हैं,
यहाँ पे हमारे पास दो चीजें होंगी, एक तो होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एक होगा लीनियर ऑपरेटर। तो पहले हम लीनियर ऑपरेटर की बात करते हैं, देन हम लास्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। लीनियर ऑपरेटर और ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने पहले भी आपको बताया है क्या डिफरेंस होता है। जो लीनियर ऑपरेटर है वो V to V itself is a linear transformation, right? That means लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to V, जहां डोमेन और कोडोमेन सेम हो जाए तो वो क्या कहलाता है, लीनियर ऑपरेटर। और जब V और U दैट मीन्स डोमेन और कोडोमेन दोनों डिफरेंट डायमेंशन के हों तो वो, और दोनों डिफरेंट हों तो वो फिर क्या कहलाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे लीनियर ऑपरेटर की, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। हमने लास्ट वाले चैप्टर में एक चीज और पढ़ी थी कि जब आप सारे के सारे लीनियर ऑपरेटर को कलेक्ट करके एक सेट में पुट कर देते हैं तो वो सेट बनता है AV। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ all linear operators on V, राइट? आपने सारे के सारे लीनियर ऑपरेटर लिए V to V itself और उन सबको एक सेट में पुट कर दिया, तो वो वाला सेट क्या हो जाएगा, AV हो जाएगा। ठीक है, हमने इसकी डायमेंशन भी निकाली थी, डायमेंशन ऑफ AV ये क्या होती है, n² होती है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं मैट्रिक्स n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ओवर फील्ड, जो भी फील्ड यहां पर है वही फील्ड यहां पर है, ये V ओवर K है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये भी इसी फील्ड के ऊपर है। इसकी डायमेंशन की भी यदि मैं बात करूं तो वो कितनी होती है, n²। वेक्टर स्पेस पढ़ा था तो हमने ये वहां पे फाइंड आउट किया था कि कोई भी मैं मैट्रिक्स का सेट लूं जिसमें m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो तो उसकी डायमेंशन कितनी होती है, mn होती है। तो यहाँ पे n क्रॉस n की मैट्रिसेस हैं तो यहाँ पे डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n² हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप AV और n क्रॉस n की मैट्रिक्स का यदि मैं सेट लूं तो दोनों की डायमेंशन कैसी आती है, बराबर आती है। अब इन दोनों में मैं क्यों रिलेशन डेवलप करना चाह रहा हूँ, या मुझे ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स वाला ही सेट क्यों ध्यान आया। आप एक चीज देखिए, अभी अभी हमने क्या बताया था कि एक मैपिंग यदि डिफाइन करो आप T फ्रॉम V to KN, तो ये मैपिंग क्या हो जाती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी डिफाइन करती है और आइसोमॉर्फिज्म भी हो जाती है। ठीक है, कैसे, T ऑफ V इक्वल टू आप क्या कर दीजिए, VS कर दीजिए, इसे इसके कोऑर्डिनेट पे मैप कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ AV के अंदर तो कौन से ट्रांसफॉर्मेशन है, V to V है। दैट मीन्स यहाँ पे यदि मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो T प्राइम इज अ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम V to V इटसेल्फ। ठीक है, तो V किसके आइसोमॉर्फिक है, Kn के, और ये वाला V भी किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Kn के। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ T प्राइम इज इक्वलेंट टू Kn to Kn। और आपको पता है जब Kn to Kn हो तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो देखिएगा, सपोज करिए सबसे पहले हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, लेट V be a वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड K, राइट, एंड अ बेसिस S इक्वल टू U1 U2 डॉट डॉट UN। हमारे पास ये दो चीजें हैं। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, लेट T बी अ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम V to V। ठीक है, T क्या है, लीनियर ऑपरेटर है V से V पर। अब जो ये U1 U2 UN है ये किसकी बेसिस है, V की बेसिस है। तो यदि मैं T U1 की बात करूं, T U2 की, T U3 डॉट डॉट T UN, ये सारे के सारे कहां पर होंगे, ये इस वाले V के अंदर होंगे, बिलोंग्स टू V, राइट। और V की बेसिस मुझे गिवन है U1 U2 डॉट डॉट UN। तो TU1 TU2 TU3 डॉट डॉट TUN, ये सारे के सारे वेक्टर किसके अंदर है, V के अंदर है। देयरफॉर दीज वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 UN। ठीक है, तो मैं सबसे पहले TU1 को लिखता हूँ। ठीक है, TU1 को जब आप U1 U2 डॉट डॉट UN के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो आपको कुछ वेक्टर्स मिलेंगे, सॉरी स्केलर्स मिलेंगे। ठीक है, और उन स्केलर्स को मैंने क्या कहा, A11 U1 प्लस A12 U2 प्लस A13 U3 डॉट डॉट
A1 एंड U1, ठीक है। अब इसी तरह से आपने TU2 को एक्सप्रेस किया तो वो क्या हो जाएगा A12 U1 प्लस सॉरी A21 U1 फिर A22 U2 प्लस डॉट डॉट A2N U, ठीक है। इसी तरह से आप चलते गए और लास्ट में आपने TUN को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो क्या मिलेगा AN1 U1 प्लस AN2 U2 डॉट डॉट ANN U1, ठीक है। तो यहां से यदि आप देखो TU1 इसे आप एक कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे A11 A12 डॉट डॉट A1N, ठीक है। फिर आप TU2 को भी एक कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं A21 A22 A2N, और इसी तरह से आप TUN को भी एक कोऑर्डिनेट में दिखा सकते हैं AN1 AN2 ANN, ठीक है। तो आपके पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस गिवन है और एक लीनियर ऑपरेटर गिवन है फ्रॉम V टू V और एक बेसिस गिवन है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले U1 U2 U3 जितनी भी बेसिस के एलिमेंट हैं उन सब की आप इमेज निकाल लीजिए। इमेज निकालने के बाद आपको करना क्या है, उन इमेजेस को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है जो भी बेसिस के वेक्टर्स आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको वहां से क्या होगा, स्केलर्स फाइंड आउट होंगे, उन स्केलर्स से आपको क्या बना देना है, कोऑर्डिनेट बना देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट आपके पास दो मेथड है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के, किसके लिए, लीनियर ऑपरेटर के लिए। कैसे, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये सिंबल होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस एस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप एम एस ऑफ टी, ठीक है। इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, जो आपने अभी एक सिस्टम बनाया था, TU1 को एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, TU2 को एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, उनके कोफिशिएंट क्या आए थे, ये सारे आ गए थे। या तो आप क्या करिए, इन कोफिशिएंट को एज इट इज पुट कर दीजिए, दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है इसे रो वाइज पुट कर दीजिए, A11 A12 डॉट डॉट A1N, फिर A21 A22 डॉट डॉट A2N, इसी तरह से AN1 AN2 डॉट डॉट ANN, और इस मैट्रिक्स का क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज। या फिर दूसरा तरीका है, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी आपको कोई वेक्टर दिया जाता है और कोऑर्डिनेट भी क्या है, एक वेक्टर है, तो इन वेक्टर्स को हम कॉलम वाइज पुट करते हैं जब तक हमें वो स्टेट ना करे कि इन्हें आप रो वाइज कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इन वेक्टर्स को मैं क्या करूं, कॉलम वाइज पुट कर दूं, A11 A12 A13 डॉट डॉट A1N, फिर A21 A22 डॉट डॉट A2N, और इसी तरह से AN1 AN2 डॉट डॉट ANN। तो देखिए ये क्या आ जाएगी, n क्रॉस n की मैट्रिक्स आ जाएगी, और यही मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T रिलेटिव टू बेसिस S। अब हम बार बार यहाँ पर रिलेटिव टू बेसिस S क्यों बोल रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि यदि आपने बेसिस चेंज कर दी तो ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स कोई भी मैट्रिक्स यदि रिप्रेजेंट कर रही है किसी लीनियर ऑपरेटर को या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, तो वो पर्टिकुलर एक फिक्स बेसिस की करस्पॉन्डिंग कर रही होगी। तो जैसे ही आप कोई भी बेसिस चेंज करते हैं ये वाली मैट्रिक्स आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे दो चीजों में है, सबसे पहले एक तो जो बेसिस वो दे के रखता है, ठीक है, और दूसरा है स्टैंडर्ड बेसिस, जो यदि वो स्टेट नहीं की है तो आप अपने आप से मान के चल सकते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस में हमें काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाती है, हमें इतना सब कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टैंडर्ड बेसिस के हमें क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और यदि अदर बेसिस आती है तो उसे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। सपोज करिए आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर गिवन है f, एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं, f is a linear operator from r square to r square defined by fxy equal to 2x plus 3y and 4x minus 5y, राइट। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे, और एक बेसिस गिवन है s, इसके अंदर क्या क्या वेक्टर्स गिवन है, 1 2 एंड 2 5। इसे आप U1
और इसे u2 लेट कर लीजिए, और वो पूछता है व्हाट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साथ के साथ आपको एल्गोरिथम भी बताते चलता हूँ कि आपको किस तरह से ये अप्रोच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, ये आपको बेसिस के दो वेक्टर्स गिवन है। हम क्या करते हैं, हम FU1 और FU2 निकालते हैं, और वो कहाँ पर होंगे, इधर की तरफ होंगे। ठीक है, FU1 एंड FU2 ये कहाँ करेंगे, आर स्क्वायर में बिलोंग करेंगे। अब जब आर स्क्वायर में बिलोंग कर रहे हैं और आर स्क्वायर की मुझे बेसिस गिवन है, तो मैं आर स्क्वायर की किसी भी वेक्टर को इन बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, FU1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, FU2 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है U1 U2। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। काम करते क्या है, FU1 दैट मीन्स F ऑफ 1 2, इसकी इमेज निकाल लेते हैं 1 2 की क्या आएगी। तो देखिए x की जगह 1 और y की जगह 2 कहाँ पर रखोगे आप, इस वाले मैपिंग में रखोगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 और 4 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2, कितना हुआ, 2 वन जा 2 प्लस 6 8 एंड 4 माइनस 10 माइनस 6। तो F12 किसके इक्वल हो गया, 8 माइनस 6 के। इसी तरह से आपने क्या फाइंड आउट करा, FU2 इक्वल टू F25 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 कॉमा 4 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19 एंड 4 2 जा 8 एंड 5 5 जा 25, तो यहाँ आ गया माइनस 7। ठीक है, आपने क्या करा, 1 2 की इमेज निकाल ली और 2 5 की इमेज निकाल ली, 8 माइनस 6 एंड 19 माइनस 17। अब ये दोनों वेक्टर्स कहाँ पर हैं, आर स्क्वायर के अंदर है। तो इन वेक्टर्स को मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, किसके, U1 और U2 के। तो यहाँ से देखिए, मैंने मान लिया इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो मुझे स्केलर्स चाहिए। स्केलर्स मान लिए A1 2 प्लस B इंटू 2 5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कर दिया A1 2 प्लस B इंटू 2 5। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि जो इधर की साइड है वो तो कैसी रहती है, फिक्स रहती है, और इधर की साइड चेंज होती रहती है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ 1 2 2 5 ये जो भी बेसिस के अंदर एलिमेंट है उनकी इमेज निकालता हूँ। बट लीनियर कॉम्बिनेशन तो 1 2 2 5 पे आना है, यानी कि इधर वाली टर्म्स फिक्स रहेंगी आपकी, ये वाली चीजें चेंज होती रहेंगी, तो सॉल्यूशन भी चेंज होगा। ठीक है, यदि आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट इक्वेशन में मिलेगा a प्लस 2b इक्वल टू 8 और सेकेंड इक्वेशन में मिलेगा 2 प्लस 5b इक्वल टू माइनस 6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू क्या आता है, मैंने पहले से ही किया हुआ है 52 और b इक्वल टू क्या मिल जाता है, माइनस के 22। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड वाला सिस्टम यदि आप सॉल्व करते हैं तो वहां से इक्वेशंस तो ऐसे ही बनेंगी, a प्लस 2b इक्वल टू, बस राइट हैंड चेंज हो जाएगी 19 और 2a, यहाँ पे 2a आएगा, 2a प्लस 5b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 17। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू आपको मिलेगा 129 और b इक्वल टू मिलेगा 55। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिला, a की वैल्यू 52, b की वैल्यू माइनस 22, किसके केस में, इस वाले केस में, इक्वल टू a की वैल्यू हो गई 52 u1 माइनस 22 u2, और इस वाले केस में हो गई 129 u1 एंड माइनस 55 u2। मुझे क्या चाहिए था, a चाहिए थे, a1 a2, इसे क्या करते हैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख लेते हैं 52 कॉमा माइनस 22, और इसे कोऑर्डिनेट में लिखा तो 129 माइनस 55। राइट, अब इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करूं f की, तो f की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिलेटिव बेसिस s ये क्या हो जाएगी, करना क्या है, जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है उन्हें कॉलम वाइज पुट कर दिया 52 माइनस के 22 और यहाँ से 129 माइनस 55। ठीक है,
तो ये क्या हो गई आपकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ रिलेटिव टू बेसिस एस। यदि मैं एस को चेंज कर दूं तो फिर क्या पॉसिबिलिटी होंगी यहाँ पे, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में हम यही देखेंगे। ठीक है, एक चीज और सिखाने की कोशिश करूंगा कि जैसे हमने यहाँ 8 - 6 के लिए सॉल्व किया है, 19 - 17 के लिए सॉल्व किया है, क्या इससे आगे भी कुछ शॉर्टकट है या कुछ आसान तरीका कि हम इन्हें पहले ही सॉल्व कर लें और बाद में डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर दें। अब हम लेते हैं यूजुअल बेसिस। यूजुअल बेसिस क्या होती है, ई जिसमें E1 इक्वल टू 10 और E2 इक्वल टू 0 1। ठीक है, इस तरह से होता है। यदि आप इनकी इमेज निकालेंगे तो सबसे पहले आप F(E1) की इमेज निकालेंगे, दैट मीन्स F(10), तो वो क्या आ जाएगी, x की जगह 1 रखना है, y की जगह 0। तो जैसे ही y की पोजीशन पे 0 रखोगे और x की पोजीशन पे 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 4। लीनियर कॉम्बिनेशन में यदि लिखना हो किसके, 1 0 और 0 1 के, तो फर्स्ट पोजीशन पे 2 है तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2E1, और सेकंड पोजीशन पे 4 है तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट आपका मिला 2 4। Fe2 की आपने इमेज निकाली तो F01, अब की बार जो काम x के लिए करा था वही काम हम y के लिए करेंगे, x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 5, फर्स्ट पोजीशन पे 3 है तो 3E1 और सेकंड पे -5 है तो -5E2। कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या हो गया 3 - ठीक है। इस वाली बेसिस के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो Fe इक्वल टू क्या आ जाता है 2 4 और 3 -5। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ते थे और उसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते थे तो फर्स्ट वाला कॉलम फर्स्ट वेरिएबल के लिए रहता था, सेकंड वाला कॉलम सेकंड के लिए, थर्ड वाला कॉलम थर्ड वेरिएबल के लिए। यहाँ पे क्या है, कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। तो पहले मैं x वेरिएबल की बात करूं तो x वेरिएबल का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ क्या है 4, तो फर्स्ट वाले कॉलम में 2 और 4। इसी तरह से y का वेरिएबल क्या है 3, y का कोफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ पर कितना है 3 - 5। ठीक है, तो आप यदि स्टैंडर्ड बेसिस के लिए बात कर रहे हैं, यूजुअल बेसिस के लिए बात कर रहे हैं, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन यदि आपको गिवन है तो आप उससे डायरेक्ट मैट्रिक्स पुट कर सकते हैं। करना कैसे है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके लिए आप पर्टिकुलर कॉलम्स बनाइए और उन कॉलम्स में फिर उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट पुट कर दीजिए। ठीक है, पहले वाले से 2 फिर दूसरे वाले से 4, ये x के हो गए, फिर y के लिए देखेंगे 3 - 5, वो फिर सेकंड कॉलम में, और इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला काम आपको करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब इससे आगे हम क्या चीज डिस्कस करेंगे, आपने पहले भी देखा होगा जब भी आप लीनियर ऑपरेटर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हम मैट्रिक्स मैपिंग की या मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करते हैं, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स है आपकी किसी भी साइज की है तो वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करती है। बट क्योंकि यहाँ पर हम लीनियर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं अभी, तो क्या होगा, जो भी लीनियर ऑपरेटर के लिए होगा, क्योंकि उनकी डायमेंशन सेम होती है दोनों तरफ, तो यहाँ पे जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी वो लीनियर ऑपरेटर डिफाइन करेंगी मैट्रिक्स लीनियर ऑपरेटर। सो मैट्रिक्स लीनियर ऑपरेटर यदि आपको गिवन है, दैट मीन्स एक मैट्रिक्स गिवन है आपको और उसके करस्पॉन्डिंग उसने बेसिस गिवन कर रखी है और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल रखा है, तो फिर उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, एक मैट्रिक्स की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन बेसिस, वो हम कैसे फाइंड आउट करें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैट्रिक्स मैपिंग एंड देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। राइट, सो आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, उसी के थ्रू समझाऊंगा। ए कोई भी मैट्रिक्स है 2x2 की है, राइट। आप 2x2 3x3 4x4 किसी भी साइज के ले सकते हैं, बट यदि आप लीनियर ऑपरेटर में हैं तो फिर आप स्क्वायर मैट्रिक्स ही कंसीडर करेंगे। 3 4 -2 -5, ठीक है। एक उसने बेसिस गिवन है S, इसके अंदर दो वेक्टर्स u1 u2
और ये वेक्टर्स कैसे हैं, पहला है 1 2 और दूसरा है 2 5। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे वेक्टर मैंने कॉलम वाइज पुट करे। कॉलम वाइज इसलिए पुट करे हैं क्योंकि मैं यहाँ मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये अंडरस्टूड होता है कि कोई भी आप वेक्टर लिख रहे हैं तो वो कॉलम वाइज ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई भी करनी होगी। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या करना है, मुझे इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालनी है रिलेटिव टू बेसिस एस। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरह से करेंगे, ये है 2x2 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो 2x2 की मैट्रिक्स के लिए आप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या कहीं लीनियर ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टी लिख रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं इसे चेंज करूंगा, वो भी बताऊंगा कि इसे मैं चेंज कर क्यों रहा हूँ। तो यहाँ से यदि आप देखो तो मैं यदि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करूँ टी एक्स इक्वल टू ए एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यदि मैं इस t को a से रिप्लेस कर दूं, a is just a matrix और we are saying that a is linear transformation और linear operator। a यदि किसी भी वेक्टर पे ऑपरेट होता है तो किस तरह से वर्क करता है, a की प्रोडक्ट कर दीजिए आप x में, ठीक है। तो इस मैपिंग के थ्रू, इस ऑपरेटर के थ्रू मुझे क्या करना है, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। तो काम मुझे सेम वही करना है, कोई भी वेक्टर लिया मैंने x और मुझे क्या है बेसिस गिवन है, बेसिस के अंदर दो वेक्टर्स गिवन है, तो मुझे क्या करना है, इन वेक्टर्स की इमेज निकालनी है और फिर उस इमेज को वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो सबसे पहले यदि मैं a u1 की इमेज निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, a इंटू u1, राइट। वो क्या होगा 3 4 एंड -2 -5, इसकी प्रोडक्ट करनी है मुझे 1 2 में, इसलिए मैंने इसे 1 2 इस तरह से लिखा। यदि मैं इसे रो वाइज पुट कर दूंगा तो फिर प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगी, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो जब भी मैट्रिक्स गिवन हो तो वेक्टर्स को आप कॉलम वाइज पुट करिए जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आपने इसकी प्रोडक्ट करी तो क्या आया, 3 1 3 और माइनस के 4, तो -1, 4 1 4 एंड -10 -6, ठीक है। तो ये इसकी क्या आ गई, इमेज आ गई किसकी, u1 की। अब इस इमेज को मुझे किसके कॉम्बिनेशन में लिखना है, u1 एंड u2 के, वो वाला काम मैं अभी करता हूँ। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में आप क्या करिए, a u2 फाइंड आउट कर लीजिए। इसमें क्या होगा, 3 4 -2 -5 की प्रोडक्ट कर दीजिए 2 5, राइट। सॉल्व किया आपने, 3 2 6 और 5 2 10 यानी कि -4 एंड 4 2 8 एंड यहाँ पे 5 5 25, सो -7, ठीक है। अब मुझे कोई भी मैं वेक्टर लूं किसके अंदर, आर स्क्वायर के अंदर होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, जो a u1 है या a u2 है ये किसके अंदर आए हैं, आर स्क्वायर के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, आर स्क्वायर के अंदर से कोई भी जनरल एलिमेंट उठा लेता हूँ, ए बी। आपने यहाँ एक जनरल वेक्टर ले लिया ए बी, किसके अंदर, आर स्क्वायर के अंदर, और इसे मैं कोशिश करूंगा u1 u2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की। यहाँ से मुझे क्या फायदा होगा, जैसे आप -4 -17 को u1 u2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा, तो 2 इक्वेशन सॉल्व करोगे। इसी तरह से यहाँ पे 2 इक्वेशन सॉल्व करोगे, यानी कि 4 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएंगी। यहाँ से मुझे क्या होगा कि मैं 2 इक्वेशन सॉल्व करके उन्हें a और b की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। फिर आप a और b की वैल्यूज रख दीजिए तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे केवल एक बार सॉल्व करना पड़ेगा सिस्टम को और यहाँ पे 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो a और b, कोई भी a b एक जनरल वेक्टर ले लिया आर स्क्वायर के अंदर और इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ मैं u1 u2 के। तो मैंने यहाँ इसके ले लिया x और बोल दिया u1 की वैल्यू 1 2 प्लस y u2 की वैल्यू 2 5। इसे आपने सॉल्व करा तो कितना मिला, x प्लस 2y इक्वल टू a और यहाँ से मिला 2x प्लस 5y इक्वल टू b, ठीक है। ऊपर वाले में 2 की प्रोडक्ट कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, तो 2x से 2x कैंसिल, 5 - 4 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है, और b - 2a हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, b - 2a आ गई। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो x इक्वल टू a - 2 y, y की वैल्यू b - 2a। इसे सॉल्व किया आपने तो a माइनस के 2b और प्लस के 4a, 4a प्लस a 5a - 2b।
तो कोई भी वेक्टर है आपको ए बी, तो उसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। वो किस तरह से लिखा जाएगा, पहले आप लिखेंगे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5a माइनस 2b u1 प्लस फिर y की वैल्यू b माइनस 2a u2। ठीक है, अब देखिएगा आपको ये लिखना है और ये लिखना है, यानी कि यदि इसे लिखना है तो मुझे क्या करना है 5a माइनस 2b वेयर a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू -6। तो यहाँ से क्या जाएगा, मुझे तो केवल यही निकालने हैं ना स्केलर्स। ठीक है, u1 u2 से तो कोई मतलब रह ही नहीं गया, केवल स्केलर्स चाहिए। तो स्केलर मिलेगा मुझे 5a माइनस 2b से, दैट मीन्स 5 इंटू -1 माइनस के 2 इंटू -6 u1 प्लस b की वैल्यू -6 माइनस के 2 है -2 इंटू -1 u2। यहाँ से इसे सॉल्व करो, क्या मिला, माइनस के 5 हो गए और प्लस के 12 हो गए, तो 7 u1 प्लस यहाँ से प्लस के 2 हुए और माइनस के 6, तो माइनस के 4 u2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे सॉल्व कर लिया आपने। क्या करना है 5a यानी कि माइनस के 20 माइनस 2b, इसमें मल्टीप्लाई करी तो माइनस के 34 u1 प्लस फिर करना b माइनस 2a, b की वैल्यू -17 माइनस के 2a 2 इंटू -4 माइनस के 8 u2। ठीक है, सॉल्व किया, माइनस के 20 है और प्लस के 34 है, तो 14 u1 और यहाँ माइनस के 8 है और प्लस के 8 -17, तो प्लस 9 माइनस के 9 u2। ठीक है, तो आपको यहाँ से स्केलर्स मिल गए, एक तो 7 -4 और 14 -9। सो यहाँ से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें किसकी, ए की, रिलेटिव टू बेसिस एस, वो क्या आ जाएगी, पहले तो आप u1 के u1 के लिए -1 -6 के लिए कोऑर्डिनेट बताएं, कितना आएगा 7 -4, तो 7 -4, और फिर हम u2 के लिए कोऑर्डिनेट की बात करें तो कितना आ जाएगा 14 -9। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बुक में एक जगह मिस्टेक की हुई है उसने, यहाँ पे 7 लिख के सॉल्व किया है, यानी कि 4 2 8 और 5 5 25। जब आप 8 - 25 करते हैं तो -17 आएंगे, ना कि -7 आएंगे। ये वहाँ पे मिस्टेक है, उसीलिए पूरा आंसर गलत हो रखा है। ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल का यूज करिए और इस तरह से आप इसे सॉल्व करिएगा। राइट, तो ये क्या हुआ, किसी भी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन विद रिलेटिव बेसिस एस, जो भी उसने बेसिस गिवन कर रखी है वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई जब आपको स्टैंडर्ड बेसिस से डिफरेंट कोई भी आपको बेसिस गिवन है, बट यदि स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है और एक मैट्रिक्स मैपिंग गिवन है, तो फिर उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। राइट, अब जो सेकंड वाला केस है हमारा, उसमें हम E इक्वल टू स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलते हैं E1 और E2। इसके अंदर क्या वेक्टर आ जाएंगे 1 0 एंड 0 1। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि क्या कंडीशन यहाँ से जनरेट होती है, ये बिल्कुल एक रिजल्ट बन जाएगा आपके लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, E1 की इमेज निकालनी है, तो E1 की इमेज क्या आ जाएगी, A ऑफ E1 इक्वल टू A इंटू E1, ये हो जाएगा 3 4 -2 -5 की प्रोडक्ट 1 0। ठीक है, तो यहाँ से 3 आ जाएगा और फिर यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, इसे यदि लिखना चाहूँ मैं तो 3 इंटू 1 0 प्लस 4 इंटू 0 1, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए मुझे 3 4 मिल गए। राइट, इसी तरह से फिर E2 निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा A इंटू E2 3 4 -2 -5 0 इंटू 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 -5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप -2 इंटू 1 0 प्लस -5 इंटू 0 1, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला -2 एंड -5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन निकालनी है रिलेटिव टू बेसिस E। तो A E इक्वल टू करना क्या है, जो भी आपके कोऑर्डिनेट मिले हैं उन्हें कॉलम वाइज पुट करना है, 3 4 -2 -5। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है
और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, क्या दोनों डिफरेंट है? नहीं ना, दोनों की दोनों कैसी आ गई? सेम आ गई। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है कि आपको कोई भी एक मैट्रिक्स मैपिंग गिवन है, राइट, और आप उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे हैं किसके करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड बेसिस, दैट मींस E1 E2 En के। तो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगी और जो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन है वो दोनों कैसी होंगी? सेम होंगी, ठीक है। यानी कि आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वही उसकी रिप्रेजेंटेशन होने वाली है, ठीक है। तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है या फिर मैट्रिक्स मैपिंग गिवन है और आपको स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है, तो आपको मैपिंग निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वहां से x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट और उन्हें कॉलम्स में पुट कर दीजिए, तो आपको एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी जब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है। और यदि मैट्रिक्स मैपिंग है तो उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको जो मैट्रिक्स गिवन है वो एज इट इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, राइट। अब इसे नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम फॉर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। दैट मीन्स हम अब एल्गोरिथम की बात करेंगे कि जो हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालनी हो किसी भी लीनियर ऑपरेटर के लिए, उसमें हम क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एक लीनियर ऑपरेटर को डिफाइन करके रखिएगा, ठीक है, V2V, और एक बेसिस दे के रखिएगा, ठीक है, U1 U2 डॉट डॉट UN, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए V के अंदर, कोई भी एक अननोन वेक्टर, दैट मीन्स आपने इस तरह से ले लिया x1 x2 डॉट डॉट xn, ठीक है। इस वेक्टर की आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए u1 u2 un की हेल्प से, दैट मीन्स a1 u1 प्लस a2 u2 डॉट डॉट an un, ठीक है। और इस सिस्टम को सॉल्व कर दीजिए किसके लिए? a1 a2 an, दैट मीन्स मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? a1 की, a2 की, an की, u1 u2 un तो मुझे गिवन है, यहाँ पे x1 x2 xn अननोन्स है, तो जो a1 a2 an है ये किसके टर्म में आ जाएंगे? x1 x2 xn की, ठीक है। इससे नेक्स्ट आप करेंगे क्या? जैसे आपको u1 u2 un तो गिवन है, तो आप t u1, ये तो आपका हो गया इनिशियल स्टेप, ठीक है। सब आप क्या करिए, आप t u1 की इमेज निकालिए, फिर आप u2 की इमेज निकालिए। जब ये इमेज निकालेंगे तो यहाँ से आपको एक एन टपल मिलेगा, एन टपल में फाइनाइट वैल्यू होंगी, वो फाइनाइट वैल्यू आप इससे कंपेयर करिए x1 x2 xn से, और जो a1 a2 an की वैल्यूज मिल गई इन टर्म ऑफ x1 x2 xn वहां पे वो पुट कर दीजिए। आपको बार बार u1 u2 un पुट करने की जरूरत नहीं है और ना ही वो सिस्टम सॉल्व करने की जरूरत है। आपको केवल क्या चाहिए था? कोऑर्डिनेट्स चाहिए था ना। कोऑर्डिनेट कहाँ से मिलेंगे? स्केलर से, दैट मीन्स जो मल्टीपल है, और आपने यहाँ पे इनके लिए फॉर्मूले बना लिए हैं। तो आपको केवल क्या करना है, केवल इन वैल्यूज में ये जो इमेजेस आएंगी उनकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। और फिर उन्हें क्या कर दीजिए, एक मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है, और उसमें कोऑर्डिनेट्स पुट कर दीजिए कॉलम वाइज, ठीक है। जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो पुट कर दीजिए कॉलम वाइज, यानी कि कॉलम्स में। तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। सो यहाँ तक हमारी सारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे यदि हमें स्टैंडर्ड बेसिस गिवन हो और यदि हमें स्टैंडर्ड बेसिस से डिफरेंट बेसिस गिवन हो। अब एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6.39। इस क्वेश्चन में उसने 4 चीजें पूछी हैं। सबसे पहले उसने आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे एक लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया है, राइट। फर्स्ट में उसने कहा है एल इज रोटेशन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, तो उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। फिर उसने कहा है एल इज रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, तो उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। फिर उसने कहा है एल इज डिफाइंड बाय, उसने फिर एक बेसिस दे दिया आपको स्टैंडर्ड बेसिस, तो फिर मैट्रिक्स पूछी है, और फिर उसने एक डिफरेंट बेसिस दी है, तब उसने एक मैट्रिक्स पूछी है, ठीक है। तो इन 4 क्वेश्चन में आपको काफी कुछ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, सबसे पहले एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दिया है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पर, ठीक है। फिर उसने फर्स्ट में कहा है कि टी कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? रोटेशन। मैंने रोटेशन मैट्रिक्स आपको पढ़ाई भी है 2x2 के लिए भी, 3x3 के लिए भी। उसने कहा है रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज,
विथ 45 डिग्री। ठीक है, यदि आपको याद हो तो हमने जब रोटेशन मैट्रिक्स की बात करी थी तो वो था T इज अ रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, या आप इस तरह से लिख दीजिए टी वी इक्वल टू, फिर रोटेशन मैट्रिक्स बताई थी क्या होती है, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और इंटू में वी। यदि आपको ये मैट्रिक्स ध्यान है तो आप इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं तुरंत। ठीक है, और यदि आपको ये ध्यान नहीं है तो फिर गड़बड़ होगी। ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स को इमेजिन कर पाना वो थोड़ा सा टिपिकल सा काम हो जाता है। अब यदि अभी जो हमने मैट्रिक्स मैपिंग की बात करी थी, ठीक है, वहां से यदि मैं देखूं तो ये एक मैट्रिक्स मैपिंग ही तो है। और मैट्रिक्स मैपिंग क्या कह दो आप, मैट्रिक्स बोल दो इसे ए। ठीक है, दिस ए इज रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, एंड रोटेशन मैट्रिक्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो यदि उसने कहा है थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 45 दी है, तो आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दीजिए कोस 45 डिग्री माइनस के साइन 45 डिग्री, फिर साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे आप तो 1/√2 माइनस के 1/√2, 1/√2 और 1/√2, क्योंकि उसने हमें कोई बेसिस गिवन नहीं की है। उसने केवल ये कहा है कि जब रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज हो विद 45 डिग्री तो आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालिए। तो हम स्टैंडर्ड बेसिस के लिए ही निकालते हैं, और स्टैंडर्ड बेसिस के लिए हमने अभी रिजल्ट पढ़ा है कि जब स्टैंडर्ड बेसिस हो तो जो मैट्रिक्स गिवन है आपको और जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है दोनों की दोनों कैसी हो जाती है, सेम हो जाती है। तो यही क्या हो जाएगी, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, राइट। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वाले एग्जांपल पे। सेकंड में उसने कहा है L is reflection about y equal to x, reflection about y equal to x। तो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स की यदि बात करें तो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स हम निकालते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर देगा। इसे आपने क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है किसके, y इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो पहला जो बेसिस का वेक्टर है वो क्या है, 1 0। इसे आप बेसिस y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट करो। तो जब आप 1 0 को y इक्वल टू एक्स के अलोंग रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जहां पर y है वहां x पहुंच जाएगा और जहां x है वहां y आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0 1। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड वाला वेक्टर है वो होगा 0 1, तो उसका क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आइडेंटिटी मैपिंग है, राइट, ये एक नए मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई, और ये मैट्रिक्स क्या है, ये है रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स। और ये जो रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स है, ये क्या करेगा, लीनियर ऑपरेटर डिफाइन करेगा फ्रॉम r स्क्वायर टू r स्क्वायर। तो यदि मैं स्टैंडर्ड बेसिस के लिए ही बात करूं तो फिर क्या हो जाएगा, इसकी जो इमेज होगी वो बन जाए, इसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स, या रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स जो होगी y इक्वल टू एक्स के लिए वो होगी 0 1 1 0, राइट। अब इससे थर्ड वाले की बात करें, L इज डिफाइंड बाय L10 C। इसमें उसने दो बेसिस वेक्टर लिए हैं 1 0 एंड 0 1, उन्हीं के लिए उसने उनकी इमेजेस बता दी है कि कितनी होगी। L10 की इमेज कितनी बताई है उसने, 3 5। ठीक है, और इसी तरह से L01 की इमेज उसने बता दी है 7 - 2। ठीक है, अब यदि आप 3 5 को लिखेंगे 1 0 की फॉर्म में तो 3 even प्लस 5 E2, और 7 - 2 को लिखेंगे आप 1 0 0 1 की फॉर्म में तो 7 even माइनस के 2 E2। तो यदि इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाऊं मैं T विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, राइट, तो क्या आ जाएगी 3 5 और 7 - 2। ठीक है, तो यहाँ तो आपको करना कुछ नहीं है, जब आपको स्टैंडर्ड बेसिस गिवन और डायरेक्ट ये जो वेक्टर्स है इन्हें कॉलम वाइज पुट कर दीजिए आप। ठीक है, लास्ट वाले में उसने आपको क्या गिवन करा है, एक डिफरेंट बेसिस के करस्पॉन्डिंग गिवन किया है। उसने लिखा है L11 इक्वल टू 3 7, और सेकेंड में L12 इक्वल टू 5 - 4। तो अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। क्या टिपिकल होगा कि मुझे
3 7 को 1 1 और 1 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। इसी तरह से 5 - 4 को 1 1 और 1 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। इसके लिए अभी हमने एक मेथड जो पढ़ा था, कोई भी एक वेक्टर ए बी ले लो और उसे 1 1 और 1 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, फिर ए बी की जगह आप 3 7 और 5 - 4 पुट कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ले लिया हमने ए बी, ठीक है, और उसे 1 1 प्लस y 1 2 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू ए और x प्लस 2y इक्वल टू बी, ठीक है। दोनों को माइनस कर दो तो 2y माइनस वाई कितना आ गया, y, और इधर से b माइनस ए, तो y की वैल्यू तो हो गई b माइनस ए। यदि आप यहाँ पे देखो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस b माइनस ए, तो ये हो गया 2a माइनस बी, ठीक है। तो यदि मैं इसे लिखूं ए बी को, तो ये क्या होने वाला है, इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 2a माइनस बी u1 प्लस b माइनस ए u2, ठीक है। ये क्या है, u1 है और ये u2। अब आपको क्या करना है, 3 7 की इमेज निकालनी है 5 4 की। तो देखो 3 7 की इमेज क्या होगी, 3 7 इक्वल टू a की जगह 3, b की जगह 7, a की जगह 3 रखा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 7 माइनस 1 u1 प्लस b माइनस ए 7 माइनस 3 4 u2, फिर आप रखो 5 माइनस 4 5 माइनस 4, a की जगह 5, b की जगह माइनस 4, तो 5 2 जा 10 और माइनस के माइनस 4 कितने हो गए, प्लस 4, तो 10 प्लस 4 14 u1 प्लस b माइनस ए माइनस 4 और माइनस 5 कितने हुए, माइनस 9 u2। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहाँ से मिलेगी, जो ये स्केलर्स हैं, ठीक है। आप लिखिए t की s के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वो क्या होगी, -1 4 एंड 14 माइनस 9, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी आपको बेसिस गिवन है, रिफ्लेक्शन गिवन है, प्रोजेक्शन गिवन है, या फिर रोटेशन गिवन है, स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है, डिफरेंट बेसिस गिवन है, आप सबके करस्पॉन्डिंग यदि आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है या फिर जो बेसिस के एलिमेंट है उनकी इमेज गिवन है, तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम सीखेंगे चेंज ऑफ बेसिस। चेंज ऑफ बेसिस होता क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैं आपको। जैसे आपको कोई एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पहले से गिवन है और आपको उसकी बेसिस भी मालूम है, ठीक, और वो फिर आपसे कहता है कि एक न्यू बेसिस उसने क्रिएट करी और उस न्यू बेसिस के रिगार्डिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताइए विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस मैट्रिक्स और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यदि आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तब तो कोई इशू है ही नहीं, आपने पहले जो पुरानी बेसिस है उसकी भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं और नई बेसिस है उसके लिए भी। बट यदि आपको केवल मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है, एक बेसिस के करस्पॉन्डिंग, तो फिर आप नई बेसिस के लिए कैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, वो हम इस वाले टॉपिक में सीखेंगे, ठीक है। सो आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।